मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 3 पाठ योजना संख्या 13 में 10वीं के व्याकरण में शामिल वाक्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज की कक्षा की शुरुआत से पहले इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा, जिसमें ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वहीं वाक्य की विशेषताओं में वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। दूसरे, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। वाक्य के अंगों की बात करें तो संरचना के स्तर पर वाक्य के 2 मुख्य अंग माने जाते हैं। पहला उद्देश्य, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं, और दूसरा विधेय, जो हमारी क्रिया होती है, जिस वाक्य की क्रिया। इसी क्रम में हम लोगों ने वाक्य के प्रकारों को समझा था, जिसमें हिंदी वाक्यों का विभाजन मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन, दूसरा रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन। इसी क्रम में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्यों के विभाजन को समझा था, जिसमें रचना के आधार पर हिंदी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इससे संबंधित हमने कल कई उदाहरणों पर बात करते हुए सरल वाक्य के नियम तथा उसकी संरचना को समझा था। आज हम रचना की दृष्टि से वाक्य के दूसरे प्रकार को समझेंगे, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इन उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य और, तथा, किंतु, लेकिन, फिर, या, अथवा, अन्यथा, इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अव्ययों से जुड़े होते हैं। आइए समझते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य मुख्य उपवाक्य कहलाते हैं, जो पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। इन उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है, अर्थात इन दोनों उपवाक्यों को या 2 से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए समानाधिकरण संबंध होना ज़रूरी है, जिसे हम समानाधिकरण योजक अवयवों के माध्यम से जोड़ते हैं। आइए उदाहरणों पर चर्चा करें। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जिसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण योजक अवयव के साथ जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। तो इसमें देखिए 2 मुख्य उपवाक्य हैं, बिजली थोड़ी देर के लिए आई, वह चली गई। और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किस समानाधिकरण योजक अवयव का प्रयोग हुआ है? और। दूसरे वाक्य में, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? इसमें भी 2 उपवाक्य बनते हैं, आप चाय पिएंगे, आप कॉफ़ी पिएंगे। यहाँ पे या अव्यय जो आया है समानाधिकरण योजक अव्यय है। इसकी सहायता से इस वाक्य को, या यूँ कहें
इन दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। याद रहे हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि उद्देश्य और विधेय में कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है। जैसे उद्देश्य में हमने पढ़ा था कल, वहाँ मत जाओ, जिसमें तुम उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। वहीं अगर विधेय की बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था कल, दिल्ली कौन गया है, तो उत्तर में क्या मिला था हमें? मोहन। जबकि उत्तर देने वाले द्वारा इसे वाक्य में कहा जाए तो उत्तर होगा मोहन दिल्ली गया है। इसी प्रकार जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, इसमें जल्दी चलिए बहुत देर हो जाएगी में अन्यथा समानाधिकरण योजक अव्यय है और आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया उद्देश्य है। अगले उदाहरण में, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये दो मुख्य उपवाक्य इसमें क्या हैं? मैं भी आपके साथ चलता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसमें कौन सा समानाधिकरण योजक अव्यय है? किंतु। मैं भी आपके साथ चलता, अगला मैं भी आपके साथ चलता, नहीं ये तो हो गया है। अगला हम देखते हैं, संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश कभी कभी लुप्त हो जाते हैं। यह स्थिति तब आती है जब एक ही वाक्य के दो उपवाक्यों में समान शब्द आता है। जैसे पिताजी सुबह चाय पीते हैं और शाम में कॉफ़ी। इसमें देखते हैं क्या लुप्त हुआ है? पिताजी सुबह चाय पीते हैं और शाम को कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर पिताजी और पीते हैं ये लुप्त हो गया, कुछ अंश लुप्त हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं पिताजी और पीते हैं ये लुप्त हो गया है। वहीं दूसरे वाक्य में, मोहन कल मुंबई जाएगा तथा राजेश दिल्ली। इस वाक्य में राजेश दिल्ली जाएगा लुप्त हो गया है। कभी कभी एक अन्य उदाहरण में हम देखते हैं, कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयवों का भी लोप कर दिया जाता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ पे किसका लोप हुआ है? समुच्चय बोधक का। और रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। वहीं दूसरे वाक्य में, क्या सोचा था क्या हो गया। इसमें देखिए लेकिन अव्यय का लोप हुआ है। क्या सोचा था लेकिन क्या हो गया। काम किया है, पैसे तो मांगूंगा ही। इसमें क्या लोप हो रहा है? काम किया है इसलिए पैसे तो मांगूंगा ही। इस प्रकार हमने देखा कि दो उपवाक्य किसी समानाधिकरण योजक अवयवों के साथ मिलकर जुड़कर संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में कभी कभी समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है, फिर भी वो संयुक्त वाक्य ही बनाता है। इसी क्रम में आज हम लोग संयुक्त वाक्य के भेद उपभेद को भी समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त वाक्यों के उपभेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उनके उपवाक्य आपस में किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं। सामान्य रूप से उपवाक्यों के ये पारस्परिक संबंध 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात ये दोनों उपवाक्य में कौन से संबंध के कारण ये दोनों जुड़ रहे हैं। जैसे पहला है संयोजक संबंध, दूसरा विरोधवाची संबंध, तीसरा विभाजक संबंध और चौथा परिणामवाची संबंध। अब ये संबंध के आधार पर हम संयुक्त वाक्यों को कितने भाग में विभाजित करते हैं? 4 भाग में। पहला है योजक संयुक्त वाक्य, संयोजक संबंध के कारण। दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संबंध के कारण। तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, ये विरोधवाची संबंध के कारण। और चौथा परिणामवाचक संयुक्त वाक्य, ये परिणामवाची संबंध के कारण इसका निर्माण होता है। तो आइए इसे एक एक करके समझें। पहला योजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य 2 कार्य, व्यापारों
या स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं, वे योजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरा भाई गाज़ियाबाद। यहाँ मैं बैठूँगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। इन दोनों उपवाक्य में दो प्रकार के कार्य व्यापारों को दिखाया गया है। अतः इन दोनों कार्य व्यापारों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिस अव्यय का प्रयोग हुआ है, ये अव्यय योजक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। दूसरा, विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से दो स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए, ऑप्शन, या एक स्थिति को स्वीकार किया जाए तथा दूसरी को त्यागा जाए, मतलब एक किसी काम को स्वीकारना है और दूसरे को नकार देना है, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में या, अथवा, या, न आदि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आप वहाँ पहुँच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूँ, अर्थात एक को स्वीकार किया जा रहा है और एक को त्यागा जा रहा है। ठीक तरह से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। मैं न आपको जानता हूँ न आपके पिताजी को, या तो आप मेरे साथ रहेंगे या आपका मित्र। न तो मोहन ही आया न आपके भाई को भेजा, अपने भाई को भेजा। इसी क्रम में तीसरा जो संयुक्त वाक्य है वो विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्यों में जब उपवाक्यों के विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में उपवाक्य प्रायः मगर, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे वह खेलने में तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करता। आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों में विरोध देखा जा सकता है। दूसरे में भी देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तीसरे, हम जाना नहीं चाहते थे परंतु पिताजी नहीं माने। चौथा, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अतः इन प्रत्येक वाक्यों में, इन वाक्यों के अंतर्गत उपवाक्यों में विरोध देखा जा सकता है या विरोधाभास देखा जा सकता है पहले उपवाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य के बीच में। अगला, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। जब संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे उपवाक्य से उसके परिणाम का बोध होता हो, मतलब कोई काम करे तो उसका फल मिले, इस तरह से वे परिणामवाचक उपवाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के उपवाक्य प्रायः इसलिए, अतः, सो आदि अवयवों से जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए, आज बाज़ार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। एक कार्य हो रहा है और उसके बाद उसका परिणाम दिख रहा है। वह बहुत बीमार था अतः चुप बैठा रहा। जासूस को अपराधियों का भेद लेना था इसलिए वह उनके पास ठहर गया। वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। अतः इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहले उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के ऊपर उसका प्रभाव या परिणाम देखा जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य की उपस्थिति को समझा और इनकी उपस्थिति में संयोजक का कार्य करने वाले अवयवों के बारे में जाना। साथ ही साथ संयुक्त वाक्य के चारों प्रकारों को समझा और इन चारों प्रकारों के पीछे इनके संबंधों को भी समझा, जिनमें संयोजक संबंध, विरोधवाची संबंध, विभाजक संबंध, परिणामवाची संबंध के कारण योजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य का निर्माण हुआ।